संजय राउत जी को बहुत आदत है कभी सुशांत के बारे में बोलने की, कभी कंगना के बारे में बोलने की, कभी वो कंगना को हरामखोर लड़की बोल जाते हैं। आई एम वेरी सॉरी टू यूज दिस वर्ड ऑन योर पैनल, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा कि संजय राउत इतने बड़े नेता और लड़कियों को हरामखोर कहते हैं, और फिर बाद में कहते हैं जी मेरा इसका मतलब नॉटी था। हम आपको यही बात बोले और बाद में ये कहें कि हम भी नॉटी कह रहे थे कि संजय जी आप तो बड़े डैश 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 है, और फिर हम कहें कि आप नॉटी हैं। क्या अच्छा लगेगा, क्या शोभा देगा? मैं खुद ये बोलूंगी नहीं क्योंकि आप बड़े हैं मुझसे उम्र में, पर आपको भी वो तमीज रखनी चाहिए जब आप सुशांत के परिवार के बारे में बोलते हैं, आपको भी तमीज रखनी चाहिए जब आप अर्नब गोस्वामी के बारे में बोलते हैं। आपकी पार्टी नवाब मलिक साहब का एक स्टिंग आया था जिसमें साफ साफ लिख बताया गया था कि किस तरीके से हम अर्नब गोस्वामी को इतना परेशान कर देंगे कि अर्नब खुद आत्महत्या कर लेगा। अर्नब नहीं आत्महत्या कर लेगा, आपकी सरकार आत्महत्या करने वाली है। महाराष्ट्र सरकार ना आत्महत्या कर ले ये बड़ी बात है, जनता उसको धराशाही ना कर दे ये बड़ी बात है, जिस कुर्सी और सत्ता पे आप बैठे हुए हैं वहां से खींच के नीचे न लेके आए ये बहुत बड़ी बात है। आप अपने गिरेबान में तो झांक के देखिए, आपकी पत्नी को ईडी बुलाती है, 50 से ज्यादा सवाल करती है। मतलब पीएमसी बैंक का जो इतने करोड़ों का घोटाला हुआ, इतने लोगों ने आत्महत्या की, लोगों के पैसे चुराए, उस अभियुक्त जो वहां का अक्यूज्ड है, उस अक्यूज्ड की पत्नी और आपकी पत्नी का क्या लेना देना है? ईडी पूछेगी ना आपसे। मैम बात शुरू करते हैं अर्नब गोस्वामी के जो व्हाट्सएप चैट लीक हुई थी उस पर। अब मैम क्या देखा जा रहा है कि जो मतलब पॉलिटिकल लोग हैं वो अपनी सियासत की रोटियां इस पर सेकने लगे हैं। संजय राउत सामने आते हैं, संजय राउत ने कहा कि ये बहुत ही गहन मसला है और जो सरकार है उस पर संज्ञान लेना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? देखिए सर्जिकल स्ट्राइक जिस समय हुई थी, ये आप सब लोगों को याद होगा कि भारत सरकार में मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के डिफेंस और होम मिनिस्ट्री और एक दो लोगों के अलावा शायद ये किसी को भी नहीं पता था। बाद में जब खबरें इस पे छपने लगी तो बहुत सारे बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स ने कहा कि हमें भनक तक नहीं थी। तो आप सोचिए कि इतनी बड़ी चीज जो देश ने की, हमारी फोर्सेस ने की, इतना एक शौर्य का विषय था, इतना गौरवशाली दिन था वो, और इसके बावजूद आज की डेट में ये गंदी राजनीति करना, एक चैट लीक कर देना जिसपे उसपे कहीं से नहीं लिखा कि इतने बजे इतने समय इतने टाइम पे हमारी फोर्सेस ये करने वाली हैं। कुछ नहीं पता था अर्नब गोस्वामी को, ये जानबूझ के इस तरीके से पेश किया जा रहा है। उसमें तो चैट में यही है कि आई एम श्योर कि मतलब हमारी भारत सरकार या हमारी फोर्सेस कुछ बड़ा इसका बदला लेंगी। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको भारत में रहते हुए ये नहीं पता था कि जो कुछ भी हुआ सर्जिकल स्ट्राइक या जो उन्होंने हमारे साथ किया, मतलब जो हमारे पुलवामा में हुआ, तो हम बदला नहीं लेंगे। सबको पता था हम बदला लेंगे, लेकिन उसको गलत तरीके से पेश करना। और कौन सा ऐसा भारतीय होगा जिसको ये यकीन ना हो कि हमारी भारतीय सेना बदला लेगी? मुझे तो पूरा यकीन था। अगर आप हमारी चैट्स भी देखेंगे तो हमने भी उस समय इस तरह की चैट की होंगी कि भारत सरकार और फोर्सेस जम के बदला लेंगी, घर में घुस के मार के आएंगी पाकिस्तानियों के। तो क्या बुरा था? आप अर्नब गोस्वामी को बदनाम करने में इस तरीके से लग गए कि अब कुछ भी करके बस ये चैनल एक ही मकसद कि कुछ भी करके रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक नेटवर्क और अर्नब गोस्वामी का शो बंद होना चाहिए। कहां से पैसे लगाए जा रहे हैं, अंडरवर्ल्ड से लेके, पाकिस्तान से लेके, दुबई से लेके। जांच तो चल रही है एनआईए की। अभी देखिए एनआईए में कितनी कितनी चीजें सामने आएंगी। मैम जो हमारे पूर्वज थे वो कहते थे कि इंसान को पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। वहीं जो संजय राउत थे उनकी पत्नी के खिलाफ खुद मुकदमा चल रहा है, ईडी जांच कर रही है, लेकिन संजय राउत उस पर जांच ना करवाने की बजाय वो कह रहे हैं कि अर्नब के मामले पे जांच होनी चाहिए। ये देश के लिए बहुत ही घातक विषय हो सकता है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही कहा। बहुत बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के कि हमारे पूर्वज ये बात कहते थे, और हम आज भी अपने पूर्वज वाली बात को मानते हैं कि पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो। इसमें दो लोगों को गिरेबान में झांक के देखने की जरूरत है। सबसे पहले तो इमरान खान साहब को, जो इतने बड़े भिखारी देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनका देश कटोरा लेके भीख मांग रहा है। प्रधानमंत्री को नान कितने रुपए में बिकना है ये उनके संसद में तय होता है। मतलब उनकी मलेशिया की अभी वो फ्लाइट जो आज सुबह ही जब्त की गई है मलेशिया में, पाकिस्तान की वो फ्लाइट जिसको ये उड़ा नहीं पा रहे हैं, उसका पैसा नहीं दे पा रहे हैं। पूरे विश्व में इनके होटल जगह जगह बंद किए जा रहे हैं। आप ज्ञान दे रहे हैं, आप हमारे राष्ट्रवादी पत्रकार का नाम लिए बगैर ट्विटर पे आप लिख रहे हैं, आप ट्विटरबाजी कर रहे हैं, आप हमारे भारत सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में आप चीजें लिख रहे हैं कि देश जब से भारत में 2014 से मोदी जी आए हैं तब से इस देश की हालत खराब हो रही है। एक पर्टिकुलर रिलीजन को यहाँ टारगेट किया जा रहा है। अरे आप अपने यहाँ देखिए ना कि क्या हो रहा है, आप अपने यहाँ देखिए ना कि माइनॉरिटीज की क्या हालत है। देखिए ना वहाँ पे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन लड़कियों को कैसे उठा लिया जाता है। 13 साल की बच्ची को उठा लिया जाता है स्कूल जाते समय, और उसको शाम को बुर्का पहना के, हिजाब पहना के, उसको टीवी के सामने पीछे बंदूक लगा के उसको खड़ा कर दिया जाता है, जी मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। आप 13 साल की बच्चियों को हिफाजत नहीं कर पा रहे, उनकी सिक्योरिटी नहीं कर पा रहे। जिसने खुद ओसामा बिन लादेन को अपने गोद में बिठा रखा था, ओसामा बिन लादेन भारत सरकार से नहीं मिला था, मोदी जी के घर से नहीं मिला था, मेरे आपके घर से नहीं मिला था, वो अर्नब गोस्वामी के घर से नहीं मिला था, रिपब्लिक के स्टूडियो से नहीं मिला था। वो कहां से मिला था उसके बारे में बात करिए ना। आपके पाकिस्तान से मिला था, मारा था ना घुस के आर्मी, यूएस की आर्मी में आर्मी ने मारा था ना, तो आप उसके बारे में बात ही नहीं करते। आतंकवादियों को आपने पाल के रखा
रखा है। दूसरा आप आ जाइए संजय राउत जी पे। संजय राउत जी को बहुत आदत है कभी सुशांत के बारे में बोलने की, कभी कंगना के बारे में बोलने की, कभी वो कंगना को हरामखोर लड़की बोल जाते हैं। आई एम वेरी सॉरी टू यूज दिस वर्ड ऑन योर पैनल, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा कि संजय राउत इतने बड़े नेता और लड़कियों को हरामखोर कहते हैं और फिर बाद में कहते हैं जी मेरा इसका मतलब नॉटी था। हम आपको यही बात बोले और बाद में ये कहें कि हम भी नॉटी कह रहे थे कि संजय जी आप तो बड़े डैश 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 है और फिर हम कहें कि आप नॉटी हैं। क्या अच्छा लगेगा, क्या शोभा देगा? मैं खुद ये बोलूंगी नहीं क्योंकि आप बड़े हैं मुझसे उम्र में, पर आपको भी वो तमीज रखनी चाहिए जब आप सुशांत के परिवार के बारे में बोलते हैं। आपको भी तमीज रखनी चाहिए जब आप अर्नब गोस्वामी के बारे में बोलते हैं। आपकी पार्टी नवाब मलिक साहब का एक स्टिंग आया था जिसमें साफ साफ बताया गया था कि किस तरीके से हम अर्नब गोस्वामी को इतना परेशान कर देंगे कि अर्नब खुद आत्महत्या कर लेगा। अर्नब नहीं आत्महत्या कर लेगा, आपकी सरकार आत्महत्या करने वाली है। महाराष्ट्र सरकार ना आत्महत्या कर ले ये बड़ी बात है, जनता उसको धराशाही ना कर दे ये बड़ी बात है, जिस कुर्सी और सत्ता पे आप बैठे हुए हैं वहां से खींच के नीचे न लेके आए ये बहुत बड़ी बात है। आप अपने गिरेबान में तो झांक के देखिए, आपकी पत्नी को ईडी बुलाती है, 50 से ज्यादा सवाल करती है। मतलब पीएमसी बैंक का जो इतने करोड़ों का घोटाला हुआ, इतने लोगों ने आत्महत्या की, लोगों के पैसे चुराए, उस अभियुक्त जो वहां का अक्यूज्ड है, उस अक्यूज्ड की पत्नी और आपकी पत्नी का क्या लेना देना है? ईडी पूछेगी ना आपसे। आप अगर क्लीन चिट होंगे तो बिल्कुल सही, मैं खुद माला पहना दूंगी आपको, लेकिन अगर आप कहीं भी शामिल नहीं है तो ईडी ने बुलाया क्यों? ईडी ने मुझे आपको तो नहीं बुलाया, ईडी ने अर्नब गोस्वामी को तो नहीं बुलाया, संजय जी की पत्नी को बुलाया ना, तो कहीं ना कहीं ईडी को शक है, उस लेन देन में शक है, आपके रिलेशनशिप पे शक है। पीएमसी के अक्यूज की पत्नी और आपकी पत्नी का क्या लेना देना है? भैया हम तो पूछते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है, बताओ, जवाब दो सबको। लेकिन संजय राउत ने कुछ दिन पहले बयान दिया तो उन्होंने कहा था अगर ईडी पूछताछ करेगी तो मैं जूता भिगो के मारूंगा ईडी वालों। देखिए संवैधानिक पोस्ट पे हैं, इतने बड़े नेता कहलाते हैं और आप ये बात कहते हैं कि अगर ईडी सवाल पूछेगी और अगर सारी चीजें जो सबूत दे रही है, जो चीजें अगर वो गलत साबित होंगी तो मैं जूता मारूंगा। जनता भी तो कह रही है, जनता भी, भारत की जनता एक पर्टिकुलर, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि क्या पता है ये मुझे हरामखोर बोल दे, मेरा दफ्तर तोड़ दे, मेरा घर तोड़ दे, मेरे जबड़े तोड़ने की बात करें, क्योंकि इनकी तो आदत है, जो भी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोलेगा ये जबड़ा तोड़ेंगे। लेकिन आप एक इतनी बड़ी एजेंसी जो केंद्र की एजेंसी है, आप उसके ऊपर सवाल खड़े करते हैं। आप ये कहते हैं कि केंद्र की एजेंसियां जो है वो केंद्र की सरकार के इशारे पे नाच रही है, तो जो एजेंसी, जो पुलिस महाराष्ट्र की है वो किसके इशारे पे नाच रही है? सुशांत के केस में जो मेमे पुलिस वहां पे जाके तफ्तीश कर रही थी वो किसके इशारे पे उस घर को 15-20 दिन 2 महीना खुला छोड़ा था? किसके इशारे पे वो घर ऑन सेल है, ऑन रेंट पे, वो सेल पे अभी चल रहा है, शायद मैंने देखा ऑनलाइन लोग डाल रहे हैं कि वो सेल पे सुशांत का घर। तो ये सब किसके इशारे पे हुआ? सीसीटीवी कैमरा किसके इशारे पे खत्म हुआ? किसके इशारे पे बीएमसी वाले जाके दफ्तर तोड़ देते हैं? कंगना रनावत का मणिकर्णिका होम्स को तोड़ दिया ना आपने, राम जी का मंदिर उसका तोड़ दिया, वही राम जी श्राप बन के आपके ऊपर आने वाले। इस बार तो आप सत्ता में आ गए, अगली बार आप सत्ता पे नहीं आने वाले। मैम ये कह सकते हैं कि अर्नब गोस्वामी को लेके जो भी महाराष्ट्र सरकार है या फिर जो भी ताकत है वो अर्नब गोस्वामी को कहीं ना कहीं हरास करने की कोशिश कर रही है। अभी उन पर हमला हुआ तो कुछ दिन पहले, फिर उन्हें टीआरपी घोटाले में कर लिया गया, उसके बाद अब उनकी व्हाट्सएप चैट लीक कर दी गई। तो क्या टारगेट बने हुए हैं अर्नब गोस्वामी? अर्नब गोस्वामी को पूरी तरीके से टारगेट किया जा रहा है। मैं ये कह रही हूँ जब आप 2018 का एक केस खोलते हैं तो आप 2018 का केस क्यों खोल रहे हैं? हम फ्रेश बिगनिंग करते हैं, हम पुरानी बातों पे मिट्टी डालते हैं, नई बात शुरू करते हैं। 2020 में जलगांव में कंडक्टर ने आत्महत्या कर लिया और उन्होंने लिखा अभी रिसेंटली, जिस दौरान अर्नब गोस्वामी को जबरदस्ती तिलोजा जेल भेजा गया था, उसी दौरान उन्होंने ये बात, वहां पे कंडक्टर जो उन्होंने आत्महत्या कर ली, उसने एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में लिखा कि मैं महाराष्ट्र सरकार की वजह से आत्महत्या कर रहा हूं। तो महाराष्ट्र सरकार में जो मेन पद पे बैठे हुए उनको जेल डाल दो, उनके ऊपर भी सुसाइड का केस डाल दो कि उनकी वही अबेंडमेंट ऑफ सुसाइड जो आपने अर्नब पे किया है वही सुसाइड, आप उस केस को खोलेंगे ही नहीं। मतलब अर्नब गोस्वामी के लिए किसी ने चिट्ठी लिखी है तो उस केस को खोल लेंगे और आप उनके घरों में लात मारते हुए घुसेंगे सुबह 6:30 बजे, उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनके परिवार को परेशान करेंगे, सबके ऊपर एफआईआर करेंगे। आपने उनके बेटे के ऊपर एफआईआर क्यों की? आप जो है, मतलब आप ये पुलिस, इतने ढेर सारे पुलिस फौज के साथ आप उनके घर में AK-47 के साथ क्यों घुसे? अर्नब गोस्वामी को आतंकी है मतलब वो। और सबसे बड़ी बात देखिए, इंटेलिजेंस की एक न्यूज चल रही है जो चारों तरफ चल रही है कि इंटेलिजेंस टेररिज्म जो चल रहा है, एक इंटरनेशनल टेररिज्म चल रहा है, उसके तहत किस तरीके से बाहर की कंट्रीज अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़ी हुई। जो आपने सवाल पूछा उसका सीधा जवाब यह है कि अर्नब गोस्वामी को फंसाने के लिए ये किसी हद तक जाएंगे। ये झूठे डेटा, झूठी चीजें, ये लोगों के घर में घुस के कहेंगे कि हाँ तुमको बोलना है कि 500 रुपए तुमको दिए जाते हैं, तुमको रिपब्लिक भारत देखने के 500 रुपए रिपब्लिक भारत देता है। भाई मेरी तो पूरी बिल्डिंग रिपब्लिक भारत देखती है, किसी को 500 रुपए नहीं मिलता। मैं तो इतने समय से रिपब्लिक भारत देखती नहीं, मैं रिपब्लिक भारत पे बोलती हूँ, तो मुझे तो रिपब्लिक भारत पैसे नहीं देता। रिपब्लिक भारत देखने के तो हमें पैसे नहीं मिलते। मेरा पूरा बनारस, पूरा उत्तर प्रदेश देखता है, पूरा देश देखता है, विदेश देखता है, NRI भाई बहन देखते हैं। कितने लोग ट्विटर पे कहते हैं कि रिपब्लिक भारत, लंदन, UK, मेलबर्न, हर जगह रिपब्लिक भारत चल रहा है, सबको मिलता है 500 रुपए।
अर्नब गोस्वामी को फंसाने के लिए किसी हद तक जाएगी ये सरकार, क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने इनके दुखते रग पे उंगली रख दी है, उंगली नहीं कर दी है, यूं कर दिया है, तो इनको तकलीफ हो रही है। पालघर का केस क्यों खुला? आप पालघर के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? जो भी बोलेगा ये उसको उठाएंगे और जेल में डालेंगे। अब ये 130 करोड़ की जनता को जेल में, अगर इनकी हैसियत तो जरा डाल के दिखाएं। मतलब मैम कुछ साल पहले जब जो शिवसेना थी वो अपने उसूलों के नाम से जानी जाती थी, लेकिन सियासत में आने के बाद उन्हीं उसूलों को शिवसेना तोड़ रही है, ऐसा कह सकते हैं? देखिए, मैं तो सिंपल बार बार एक ही सवाल पूछती हूँ कि वो बब्बर शेर की पार्टी शिवसेना को जब हम बोलते हैं तो हम बाला साहेब की बात करते हैं। बाला साहेब एक शेर थे जिनके नाम पे आतंकवादी डरते थे, जिनके नाम पे अंडरवर्ल्ड कांपता था। आज उन्हीं की सरकार है, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि महाराष्ट्र के खुद के लोग उस सरकार को पसंद नहीं कर रहे? क्योंकि आपने जब चुनाव लड़ा तो राष्ट्रवादी 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 का नारा देते हुए आप चुनाव लड़े। अब मैं तो कह रही हूँ, आप और राजमाता की सरकार, राजमाता की पार्टी, दोनों का एक साठगांठ हुई, आपने वहां सरकार बनाई। 6 दिसंबर को जिस दिन राम, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, 6 दिसंबर को जिस दिन विवादित ढांचा जो है वो गिरा, तो आप शिवसेना इसको शौर्य दिवस के तौर पे मनाती थी, ठीक? कांग्रेस के लोग आपको पता ही दुखी थे, बहुत ही दुखी थे, क्योंकि उनको लगा कहीं भगवान राम का मंदिर ना बन जाए, क्योंकि 22 वकील तो राजमाता ने खड़े किए थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। कपिल सिब्बल राम मंदिर और राम जी के अस्तित्व पे रोज सवाल उठाते थे। कई लोगों ने तो शायद ये भी कह दिया कि राम मंदिर बन जाएगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। बन गया राम मंदिर, आपने आत्महत्या नहीं की भाई, मन तो वेट कर रहे थे कि हमें खबरें मिलेंगी, ब्रेकिंग न्यूज मिलेगा। भगवान ना करे कोई आत्महत्या करे, लेकिन जिन्होंने राम मंदिर पे ऐसा कहा उनको करना चाहिए था। दूसरी चीज, अब आप शौर्य दिवस मनाएंगे या काला दिवस मनाएंगे? क्योंकि शिवसेना तो शौर्य दिवस मनाती थी, राजमाता की सरकार जो है, राजमाता की जो पार्टी, वो काला दिवस मनाती थी। तो आप ये देखिए, ये सरकार भी इनकी बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि एक वो जगह, एक वो पार्टी, एक वो सिंह, एक बब्बर शेर बाला साहेब, जिनको लोग इतना मानते थे, जो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते थे, जिनके लिए भगवाई सब कुछ था, जिनके लिए हिंदू राष्ट्र सब कुछ था, आज उनकी पार्टी किस तरीके से नतमस्तक हो गई है कि एक राष्ट्रवादी पत्रकार को, मतलब नवाब मलिक के स्टिंग देखने के बाद तो लगता है बिल्कुल सही था वो। आपका पूरा एजेंडा ये है कि अर्नब गोस्वामी को कैसे भी तंग करना है, उसको बोलने से मना करना है, पर हैसियत नहीं है किसी की अर्नब गोस्वामी को छू भी ले। जो तुमने तिलोजा जेल में किया, इन्होंने जो तिलोजा जेल में किया, गया तो जेल में अर्नब गोस्वामी था, बाहर अर्नब गोस्वामी नहीं निकला, बाहर तो वो भगत सिंह जैसा निकला। जिस दिन वो बाहर निकले और उन्होंने भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए ना, तो लिटरली ऐसा लगा था कि 1947 की लड़ाई हमने देखी कि किस तरीके से एक चाटुकार अंग्रेज, किस तरीके से भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर जो उन्होंने अत्याचार किया होगा, हमने तो आज देख लिया, हमने तो अंग्रेजों की सरकार में आज देख लिया। मतलब आप इतनी ज्यादा चाटुकारिता में बिजी हो गए, व्यस्त हो गए कि आपको देश नहीं दिख रहा है, आपको राष्ट्रवादी पत्रकार नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं पूछे वो कि पालघर में जो हुआ क्यों हुआ? क्यों नहीं पूछे कि आपकी पुलिस हाथ पे हाथ धर के वहां क्यों खड़ी थी जब 3 लोगों को मार दिया गया? वो साधु जो हाथ जोड़ के लहूलुहान हुआ था, वो वीडियो देखना इतना स्कैरी है, खतरनाक है, वो डर जाते हैं हम वीडियो देख के। क्यों अपने संतों के लिए नहीं आवाज उठाए भाई? क्यों नहीं बोले? अगर अर्नब ने सारे राष्ट्रवादी चीजों को उठाया है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो नहीं उठाए क्योंकि आपकी सत्ता चलती रहे, तो सत्ता तो देखिए हर 5 साल में चेंज होती है। आए थे ना आप बिहार चुनाव लड़ने, मैंने तो आपको चैनल पे 1 महीने पहले चैलेंज किया था, जमानत जब्त कर देंगे बिहारी। अब आप जा रहे हैं बंगाल, मैंने सुना आप बंगाल जा रहे हैं। कल ही देखा मैंने संजय राउत जी का ट्वीट, मैंने संजय राउत जी को लिखा, मैंने कहा संजय राउत जी, अरिंदम जी कहते थे कि बंगाल की बेटी है रिया चक्रवर्ती, तो बंगाल की बेटी को लेके जाओ बंगाल, वो आपके लिए हाथ जोड़ के वोट मांगेगी। हो सकता है उस बंगाल की बेटी की वजह से 2-4 वोट आपको मिल जाए, ध्यान रखना। लेकिन भाई बहन वहां पे भी चरस गांजा ड्रग्स ना लेने लगे, एनसीबी की जांच लगने लगेगी वहां पे भी। पता चला शौविक को जेल भेज दिया, इनके ऊपर जांच चलने लगी। तो बंगाल की बेटी को लेके जाओ, जिसका बड़ा समर्थन करते थे रिया चक्रवर्ती, जो थोड़े बहुत वोट मिलने होंगे ना बाला साहेब के नाम पे, वो वोट भी खत्म हो जाएगा। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।